लाइट, कैमरा और एक्शन। लाइट्स, कैमरा, एक्शंस, इन तीनों के बगैर जो है मतलब कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पाती। इससे पहले एशिया में आज तक कभी भी उस प्रोजेक्ट को लेके मतलब इतना जुनून, इतना पैशन मैंने किसी में नहीं देखा जो मैंने उस बंदे में देखा है जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। और आपको पता है कि जीसस मूवी सिर्फ जो है हमारे फॉरेनर्स जो हैं दोनों ने बनाई है। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान और हमारे अपने शहर कराची में फिल्म शूट हो रही है। एक शूट के दौरान जो इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा था उसकी कम से कम कितनी वेल्थ होगी? आईफोन्स का एक बड़ा राज हो गया है फोटोग्राफी और वीडियोस के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके कैमरास को रिप्लेस कर सकता है? पूरी मीडिया को नई आईफोन जो है रिप्लेस कर सकता। हमारे काम में जितनी मेहनत है ना उतनी हमें इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, कराची जैसे शहर में रहते हुए आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ हो यार इतना महंगा इक्विपमेंट साथ रखना खतरा हो सकता है? तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, फील्ड का था, साथ कोलीग था। रिसेंटली उसकी शादी हुई, शादी को भी महीना हुआ, तो इवेंट ख़त्म करके घर जा रहा था, तो घर पे अभी पहुंचा ही है तो कैमरा छीना और उसको फायर मार दिया और वो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, VFX के बारे में क्या कहेंगे आप? VFX जैसे अभी चल रहा है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं AI इसको रिप्लेस कर सकती है? यार AI कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वहाँ पर एक मूवी शूट होती है, अब उस मूवी के अंदर जो एक डायरेक्टर की जो पूरी टीम वो पहले से सीक्वेंस होती है उसको अलग से वो करते सबको है। राजा मौली सर की टीम है तो वो राजा मौली सर की टीम अपनी है, उनमें ये थोड़ी होगा कि रोहित शेट्टी सर की टीम जो है वो जाए। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर दूसरी जगहों पे ऊपर कोई ना कोई फोटोग्राफर बैठा हो, तो मेरा उनके लिए भी मैसेज है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि भाई पहले थोड़ा सा सीख लो, किसी की मेमोरीज के साथ नहीं खेलो, थोड़ा सा सीखो काम को, फिर जो है आगे काम करो। काम करने से मना नहीं है, आप कोई अच्छा मेंटोर देख लो, आप कोई अच्छा उस्ताद देख लो जिससे आप काम सीख। देखिए हर फील्ड में उस्ताद होना ज़रूरी है, एग्जैक्ट। तो उस्ताद रखें, अपने आप में 1.5 होशियार बन के किसी के काम को ये मेरे हाथों की तरफ देंगे इंटरफेयर ना करें, काम नहीं खराब करें। आपके हज़ार के चक्कर में अगला बंदा सारी ज़िंदगी रोता रहता है, तो थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ को। ट्रेलर और टीजर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, कोई बात है ना कि टाइम और वक्त में क्या फ़र्क है। हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फाद असलम और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शिरोज़ गिल। शिरोज़ गिल जो कि एक मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनके तजर्बे से जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया में किन फील्ड्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इसके अलावा अगर हम देखते हैं लाइट, कैमरा, एक्शन, इन चीज़ों की क्या अहमियत है मीडिया की फील्ड में। तो सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता चलूँ। जी शिरोज़ साहब, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फाद, आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आऊँ। सो थैंक यू आपका। शुक्रिया। अच्छा, शिरोज़ साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि इस मीडिया की फील्ड में जो सबसे पहला एक वर्ड आता है लाइट, कैमरा और एक्शन, इन तीनों चीज़ों की क्या अहमियत है? 1 मिनट। तीनों चीज़ों की यार फाद अपनी जगह पे पूरी अहमियत है, और लाइट्स, कैमरा, एक्शंस, इन तीनों के बगैर जो है मतलब कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो पाती। कोई सी भी चीज़ से मुराद कोई ड्रामा नहीं पूरा हो पाता, कोई शॉर्ट्स फिल्म नहीं पूरी हो पाती। तो मीडिया में ये चीज़, तीनों चीज़ें जो हैं ये आप कह सकते हैं कि अहम अहम है। और अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़े तो वो चीज़ कैंसल हो जाती है ना अच्छा। वो मूवी ही कैंसल हो जाती है। अब आप मुझे बताएं कि किसी मूवी में एक्शन नहीं होगा तो वो मूवी देखने के काबिल नहीं होगा। राइट। कैमरा नहीं होगा तो आप कैसे देखेंगे? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक्शन ना हो तो उसकी जो स्टोरी अच्छी हो तो शायद। एक्शन कहीं न कहीं आता है। एक्शन को बेसिकली आप फाइटिंग सीक्वेंस पे नहीं ले। ओके। एक्शन एक्शन मतलब मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे आपके साथ ये क्या शेयर? करने का एक्शन है। तो ओके। एक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा शिरोज़, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आप इस फील्ड में कितनी देर से, आपको कितना तजुर्बा है और अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही? अ, वेल फ़ाद मुझे अगर मैं गलती ना करूँ तो मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में, और स्टार्टिंग में मैं ऑन ऑफ था इस फ़ील्ड में, कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया। तो बस ऐसे ही चल रही थी।
लाइफ तो फिर अभी तो ये है कि अभी मैंने इसको प्रॉपर ही कंटिन्यू किया है। इसके साथ-साथ अपना ऑफ़िस है, अपना प्रोडक्शन हाउस है, अब इसको अपना एक एम बना लिया है। एम बना। ओके, अच्छा इसके अलावा जैसे कि मैं अब जानता हूँ कि आप एडी एंड डीओपी हैं, तो ब मैं चाहूँगा आप इन दोनों वर्ड्स की थोड़ी वज़ाहत करें कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफ़रेंस है? बिल्कुल फ़हद, मैं पहले तो आपको बताऊँ कि एडी एंड डीओपी जो हूँ, मैं बेसिकली एक हमारा क्रिश्चियन चैनल है और मैं भी आप लोगों की नज़रों से गुज़रा हो जीएलटीवी के नाम से। ओके, तो उसमें मैं एज़ अ एडी एंड डीओपी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। एडी बेसिकली होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा होता है हर चीज़ में। मतलब एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो असिस्टेंट जो होते हैं हम उनको थोड़ी-सी ना हेल्प कर सपोर्ट रहे दे होते रहा हैं, है सब। सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह डीओपी जो है, डीओपी होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर्स। तो बेसिकली जितना भी डीओपी के अंडर काम आता है, आपकी रिकॉर्डिंग्स को देखना, आपके एंगल्स को देखना, आपका कैमरा इक्विपमेंट्स को देखना, तो वो सारा डीओपी के अंडर आता है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएँ कि जैसे अभी रिसेंटली आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? रिसेंटली फ़ात देखिए, मेरे ना 2-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी ना। अभी जीएलटीवी के ही थ्रू हम लोग एक शॉर्ट फ़िल्म्स को जो है शूट कर रहे हैं। वो मैं ना ना करते हुए, खुदा ने अगर चाहा, तो वो हम 10 तारीख तक उसकी शूटिंग एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे और फिर ज़रूर मैं आपको उसका लिंक दूँगा, आप अपने व्यूअर्स के साथ भी वो शेयर करें। और ओके, इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट बड़ा है। वो बेसिकली ऐसा है कि ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल का वो प्रोजेक्ट है और एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले एशिया में आज तक कभी भी उस प्रोजेक्ट को लेके मतलब इतना जुनून, इतना पैशन मैंने किसी में नहीं देखा जो मैंने उस बंदे में देखा है, जो इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं। ओके, ये बेसिकली मूवी है, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ फ़ात। एशिया में आपको पता है इससे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आए होंगे और आपको पता है कि जीसस मूवी सिर्फ़ जो है हमारे फ़ॉरेनर्स जो हैं, गोरों ने बनाई है वो। उससे पहले कोई बा एशिया लाइफ ऑफ जीसस। लाइफ ऑफ मसाया के नाम से है वो बेसिकली। इससे पहले कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि इंडिया से बनी है या बांग्लादेश से बनी है। तो ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान और हमारे अपने शहर कराची में वो फ़िल्म शूट हो रही है। सो मैं अपने आप को बड़ा, क्या उसे कहते हैं, लकी फ़ील करता हूँ बाज़-औक़ात कि मतलब मैं उस चीज़ का हिस्सा हूँ। भले मैं कुछ टाइम के लिए उनके साथ गया हूँ, कुछ सीक्वेंस के लिए वो मुझे बुलाते हैं, पर मैं खुश हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो उनकी लाइफ़ के ऊपर जो मूवी बन रही है, उसका एक पार्ट बन सकूँ। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन इसमें कुछ सवालात मेरे दिमाग में हैं और वो ये हैं कि जैसे अगर हम इसकी जो ओरिजिनल जो मूवी है, जो यूएस जो क्रिएशन है, उसमें अगर देखें तो अलग-अलग जगहों का इंतखाब किया गया है और कराची में मेरे ख़्याल से ऐसी कोई जगह में नज़र आती नहीं कि जहाँ एक जगह पे पूरी मूवी शूट हो। एग्ज़ैक्टली फ़ाद, ऐसा ही है। देखें, इसमें ना एक मूवी के पीछे ना बहुत सारे लोगों का काम होता है। मतलब जो फ्रंट द कैमरा होते हैं वो तो होते हैं, फिर बिहाइंड द कैमराज़ जो होते हैं वो बहुत बहुत बड़ा क्रू होता है। उसमें आपके जो हैं एडीज़ हैं, आपके डीओपीज़ हैं, आपके क्या कह लें उसके कैमरामैन्स हैं, आपका स्पॉट बॉय है, आपका मतलब जो लोकेशंस फाइनल करते हैं वो है, आपकी स्टोरी राइटर्स हैं, आपके आपके इसके अलावा मैं क्या गलती ना करूँ तो इसके अलावा प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबका डिफरेंट काम होता है। अब स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी राइटर है बेसिकली, उसका काम है स्टोरी लिखना। वो स्टोरी लिख के आगे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को दे देता है। प्रोड्यूसर का काम है सिर्फ पैसा लगाना, कि मतलब मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, मेरी ये बजट है, मैं इसमें बजट में कर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची में नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये था कि कराची वालों ने शुरू की, ओके, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है फ़ाद, अगर आप अगर सिंध वाली साइड पे चले जाएँ, तो आपने आपने वो वॉल देखी होगी, मैं अगर गलती ना करूँ तो अपनी रिली गोट जो है, रियली गुड, राइट, रिली गोट बेसिकली जो है वो चाइना वॉल से ज़्यादा पुरानी है। या वो ये प्रूफ हो चुका है कि वो चाइना वॉल से ज़्यादा पुरानी है। इसके अलावा कोट डीजी है हमारे पास। सिंध में बहुत सारी जगह है, आप मोहनजोदड़ो देख लें, ये बहुत सारी जगह है। और सबसे बड़ा बेनिफिट देखें हमारे पास क्या है कराची वालों के पास, हमारे पास समुंदर है। हाँ, तो बहुत सारे सीक्वेंस हमने समुंदर पे शूट किए हैं। बहुत सारों के लिए हम सिंध गए हैं। बहुत सारों के लिए मैं आगे जैसे क्या उसे कहते हैं, मूवी में आगे अगर आप चलते जाएँ ना, तो मीडिया लाइन ना बहुत वसीह है। ये समुंदर है। आप जितना जाते जाएँगे उतना आप गहरे होते जाएँगे। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे अभी मुझे ये बताएँ कि मूवी जो है वो इनिशियल स्टेज पे है या एंडिंग की तरफ है? यार हम लोग 70% मूवी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, 70-75% आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे कुछ लास्ट के सीक्वेंस रह गए हैं।
वो देखें अभी वाइंड अप पे मूवी अभी फिलहाल। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके, तो इसमें मुझे ये बताएं कि जैसे लास्ट में एक सीन आता है जो क्रूसिफाइड का। ठीक है। अब पाकिस्तान में जैसे सॉरी कराची में जैसे माउंटेन्स कहीं नज़र आते नहीं है, तो उसके लिए क्या प्लान होगा? अगेन वही बात, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता होता है जगह का, ओके, पर तो ये डिसाइड हो जाती है पहले। ऐसा एज़ अ यस एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है। मैं अगर आपको वो जगहों के नाम बताना चाहूँ, तो आप मुझे बोलेंगे कि शिरोज़ यार ये वाली चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। पर आप अपने नज़रिए से देखते हैं उस चीज़ को, हम अपने नज़रिए से देखते हैं। तो ऐसा ही है। अब देखें, अगर आप वो जो क्रॉस वाला सीक्वेंस कह रहे हैं, जब खुदावंद यसुह मसीह को सलीब दी गई, अब वो सीक्वेंस कह रहे हैं, तो वो हमारे पास कोयटा है। कोयटा में आप अगर खुशदार के बाद ट्रैवल करें तो आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे। जी हाँ, आप अगर उस साइड पे नहीं जाते, आप सिंध में ट्रैवल करेंगे तो सिंध में भी आपको पहाड़ मिलेंगे। एग्ज़ैक्ट। तो अब मसला ये है कि आपको सिर्फ़ चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करना आना चाहिए। मतलब एक जो डायरेक्टर है, वो सबसे पहले अपनी लोकेशंस फाइनल करता है, उनको शॉर्टलिस्ट करता है, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू करता है, राइट? पहले डायरेक्टर्स जो है स्टोरी को पढ़ता है कि स्टोरी बेसिकली कहना क्या चाह रही है डायरेक्टर से। तो उस स्टोरी के बाद फिर उसको अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्टर तो जाके जगह फाइनल्स नहीं ना करेगा, तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको उनको उनके टास्क दे दिए जाएँगे कि यार आप जगह देखो। डायरेक्टर बाद में जाके वो जगह को देखेगा कि यार इधर मैं ये वाला शॉट ले सकता हूँ, इधर ओके। मतलब कैमरा पैनिंग हो सकता है, इधर मतलब कैमरा की मूवमेंट ऐसी हो सकती है, कोई मसला तो नहीं क्रिएट होगा। तो वो सारी चीज़ें फिर बाद में डायरेक्टर का काम होगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि एक मूवी में तो साढ़े 4 साल लग रहे हैं। इसके अंदर अक्सर हम देखते हैं कि जब एक मूवी हम देखते हैं, तो उसके अंदर एक ऑडियो की जो वॉइस क्लैरिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि मतलब ना तो हमें फिज़िकल वहाँ पे माइक्स नज़र आ रहे होते हैं, तो किस तरह से ये कर रहे होते हैं? देखिए फ़हद, इसमें ना 2-4 चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमें ऐसे चाहिए होती हैं जो हमें नेचुरल नेचुरल लगें। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हम लोग माइक होल्ड करवाते हैं। ओके, मतलब जब आपका शूट हो रहा होता है तो मतलब बीटीएस अगर आप देखें किसी भी चीज़ के, तो उसके ऊपर एक माइक लगा होता है, या वो मैंने देखा हुआ है। ठीक है? तो एक एक वो अगर नेचुरल चीज़ हमें चाहिए तो वो, नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन, अगर हमें बहुत सारी चीज़ों पे नेचुरल चीज़ नहीं चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बाद में डब करते हैं। तो बाद में जो वॉइस जितनी भी है वो आपकी डब होती। अच्छा, इसमें एक शूट के दौरान जो इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा था, उसकी कम से कम कितनी वेल्थ होगी? यार डिपेंड करता है आप पे, आपके बजट पे। ओके, अब अब अगर देखें, मैं अगर अपनी शॉर्ट मूवी जो है, अपनी ये मूवी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक अच्छा बजट है, पर हम लोग वो चीज़ें फिर भी नहीं परचेज़ कर सकते। जो मतलब आपके हॉलीवुड वाले या आपके बॉलीवुड वाले या आपके टॉलीवुड वाले यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान वालों के पास भी आ गई हैं, तो पाकिस्तान की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती जा रही हैं। तो हम लोग बेसिकली मतलब ना बहुत ज़्यादा लोएस्ट कैमरास और ना ही मतलब हम लोग अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट्स है। देखिए, बेसिकली इक्विपमेंट्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो है, आपका रेड कैमरा है, आइरिस है, ये कैमरे आपके मूवी के लिए शूट होते हैं। इनमें पिक्चर्स नहीं आप क्लिक कर सकते, ये टोटल वीडियो कैमरास होते ओके। हैं। तो मतलब एक कैमरा, अगर आप उस कैमरे का साइज़ देखो तो वो इतना सा है। वो कैमरा आता ही इतना सा है, बॉक्स की तरह आता है। तो बाद में जब उसको इक्विपमेंट लगता है, वो इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ओके, वो एक अलहदा डिफरेंट चीज़ है, वो एक अलहदा ही दुनिया है, मैं कहता हूँ। मतलब उनके ऊपर लेंसेज़ अप्लाई होते हैं बाद में? उनके ऊपर लेंसेज़ अलग से अप्लाई होते हैं, उनके ऊपर बैटरीज़ अलग से अप्लाई होती हैं, उनके ऊपर केज लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उन पे माइक्स लगते हैं, उन पे वायरिंग्स लगती हैं, उन पे कंट्रोलर लगते हैं। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं क्रेन वाला एक कैमरा होता है और उसके ऊपर तो ख़ैर मेरे ख़्याल से जो शूट कर रहा हो तो ऊपर ही बैठ के उसके ऊपर लगा हुआ होता है। देखें फ़हद, इनमें ना 2-4 चीज़ें होती हैं। एक डोली हम यूज़ करते हैं, जो क्रेन होती है, जो ज़मीन के ऊपर पटरियों की तरह होती है, जिसके ऊपर राइट, मैं उसी बंदा की बात बैठा के और उसको कर रहे हैं, एक वो शॉट होता है। एक इसके अलावा ऑटी शॉट्स होते हैं, गिम्बल के शॉट्स होते हैं, इसके अलावा आपकी जिपें हैं, क्रेन्स हैं, स्टेडी कैम बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। स्टेडी कैम बेसिकली एक जैकेट सी होती है, वो पहनी होती है जैकेट, और आगे रोड की तरह होता है, उससे कैमरा वो मूव कर रहा होता है। तो वो स्टेडी कैम होती है। इसके अलावा क्रेन्स हैं आपकी, आपको हाई शॉट चाहिए, आपको नहीं लेना, आपने ड्रोन शॉट नहीं लेना, आप चाह रहे हैं कि मैं फेस से कवर करके मैं 360 दिखाऊँ, हालाँकि ड्रोन भी 360 करता है, पर वो जो एक स्मूथनेस क्रेन में आती है ना, क्रेन कैमरा में आती है, वो ड्रोन आपको पता है कि ऊपर जाके हवा में कहीं न कहीं तो वो हिलेगा ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ड्रोन की आपने बात की, तो ड्रोन के मुताबिक मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, काफ़ी सारे रूमर्स हैं कि अगर ड्रोन को आप लीड कर रहे हैं और उसकी क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक रेंज है,
तो अगर वो अपनी रेंज से आउट होता है तो वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से उसको स्टार्ट किया हो, तो ऐसा है कुछ या नहीं? देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि आप ड्रोन को अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई ना, अगर आपका ड्रोन आपने फ्लाई किया, वो ड्रोन कहीं चला गया, तो उसके बाद अगर आपने वहीं वेट किया, उसको बुलाने की कोशिश की या मतलब उसको कमांड दी है कि वो वापस आए। अगर तो वो आपको उसको फ सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो वो आपके रडार में आ जाएगा, वो आप वापस लैंड करवा सकते हैं। बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात ड्रोन जो है हवा में किसी न किसी चीज़ के साथ लग के डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि 30 मिनट का 25 मिनट का उसका बैकअप होता है। तो अगर उस टाइम में वो वापस आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपका ड्रोन गया। अच्छा, एक ड्रोन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सी चीज़ होती है? कैमरा? नहीं, कैमरा तो बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा उसका उसका क्या उसे कहते हैं, जो फ्लाइंग सिस्टम है? फ्लाइंग सिस्टम है ना, बेसिकली ड्रोन तो फ्लाइंग सिस्टम के ऊपर है। अगर ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा तो वो ड्रोन नहीं होगा। तो कैमरा बिल्कुल है, कैमरा भी है। अभी मैं लास्ट देख रहा था, अभी कुछ टाइम पहले डीजीआई वालों ने एक नया ड्रोन निकाला है, न्यू के नाम से वो ड्रोन निकाला है। वो चीपेस्ट रेट पे है। मतलब वो ओके। $200 है आई थिंक सो, उनके उसके प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है, पर हाँ, इतना ही है। तो मैं उसका ना फीडबैक देख रहा था, मतलब वो आप यकीन करेंगे वो इतना एडवांस उन्होंने कर दिया है कि मतलब वो आपको कमांड दे, आप उसको कमांड दें कि वो आपको फ़ॉलो करेगा, ठीक है? आपकी मूवमेंट्स फ़ॉलो करेगा। आप उसको सिर्फ़ कमांड देंगे, आप उसको हाथ के इशारे से मूव कर सकते अच्छा, हैं। मतलब वो इतना एडवांस कर दिया उन्होंने, उसका साइज़ भी बड़ा कॉम्पैक्ट सा किया हुआ है, बहुत छोटा-सा किया। तो वो मैं देख रहा था कि अच्छी चीज़ है। मतलब आप ये सोचें कि मीडिया लाइन को लेके दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही। मुझे याद है, आई गेस मैं जब छोटा था तो मैं देखता था, तो जब वो घर पे वो मूवी बनाने वाले आते थे, तो वो इतना बड़ा उन्होंने कैमरा रखा होता, कंधे पे रखा हुआ था, रॉड लगा होता था। पहले तो वो ढूँढ रहे होते थे कि हमें स्विच मिले, हम तार लगाएँ, फिर एक बंदा पीछे तार लपेट रहा है। तो अब चीज़ें वक़्त के साथ एडवांस हो गई। अब क्या होता है, अब आप पॉकेट में डाल के कैमरा लेके वेडिंग पे चले जाएँ, बैटरी लगाई, कार्ड लगाया, चलो भई। पहले वो रील्स होती थी कैसेट, एग्ज़ैक्ट ऐसा ही है। हाँ, फिर उसको वो धुलती थी, तो फिर वो रिकॉर्डिंग में जाती थी, फिर वो मिक्सिंग होती थी। सो बहुत सारी चीज़ें ना वक़्त के साथ-साथ चेंज होती जा रही हैं। इक्विपमेंट्स जो हैं आपके, मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट होते जा रहे हैं। मतलब आप ये इक्विपमेंट लेते हैं, आपको पता चले महीने बाद आपका दूसरा कोई लॉन्च हुआ होता है। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएँ कि अभी जैसे रिसेंटली हम देख रहे हैं आईफ़ोन्स का एक बड़ा राज हो गया है फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोज़ के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कहीं न कहीं आपके कैमराज़ को रिप्लेस कर सकता है? वेल फ़ात देखें, कर तो बिल्कुल सकता है, क्योंकि क्या नहीं है आईफ़ोन में, अगर मैं और आप देखें, सिनेमैटिक आईफ़ोन में डाल दिया उन्होंने, स्लो मोज़ आपके आईफ़ोन्स में डाल दिए, पिक्चर्स आईफ़ोन की बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी मीडिया को नहीं आईफ़ोन जो है रिप्लेस कर सकता, ओके। ठीक है? एक सर्टेन क्या उसे कहते हैं कि चीज़ें हैं जिनको वो रिप्लेस करता है। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप वेडिंग से शुरू हुआ था। मैं वेडिंग का करता था पहले ना, तो वेडिंग्स में अब देख लें आप आपके फ़ोटोग्राफ़र्स को कोई पूछता नहीं है। आप किसी को बजट कोट कर दें, आप किसी को रेट कर करें, वो बोलेंगे नहीं यार इन्ने पैसे तो नहीं असीं दे सकदे, तुसां आके तस्वीरां ही खिच्चनियां ने। सो कहीं न कहीं क्या होता है, अभी मैं रिसेंटली आपको एक वाकया बताता हूँ। तो एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले, उन्होंने मुझे कॉल की कि शिरोज़ यार मेरी बेटी की शादी है, तो हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा-ऐसा कर लें ना। तो आप एक काम करो, आप फ़ोटोग्राफ़र हायर कर लो, बाकी जो वीडियोज़ हैं वो बच्चे तो फ़ोन पे ही कर लेंगे। सो आई वाज़ के यार क्यों? हम ही क्यों? आप खाना अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि मैं कपड़ा अच्छे से अच्छा पहनूँ। एग्ज़ैक्ट। मैं गलत तो नहीं कह रहा फ़हद? ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका होता है कि वेन्यू जो है अच्छे से अच्छा हो। पर हम लोग आपकी सारी उस इवेंट पे जान डालते हैं कि आपको 10 साल बाद भी वो चीज़ याद रहे। सो हम लोग ही बाद में क्या होते हैं, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बच्चा, हमारे काम में जितनी मेहनत है ना, उतनी हमें इज़्ज़त नहीं मिलती। तो बाज़ औक़ात पहले किसी दौर में इज़्ज़त होती थी, अब तो आप भी देखते हैं फ़ोटोग्राफ़र है, चलो यार भावें नु बाचो एक ने। सो ये सारी चीज़ें हैं, वक़्त के साथ-साथ नज़रिया चेंज हो रहा है लोगों का। अच्छा, कराची जैसे शहर में रहते हुए आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा यार इतना एक महँगा इक्विपमेंट साथ रखना खतरा हो सकता है? वेल फ़हद बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है शहर कराची के हालात आजकल कैसे हुए? रिसेंटली आपने सुना भी होगा, अभी कुछ टाइम पहले, वो मोबाइल से हट के फ़ोटोग्राफ़र्स के ऊपर आए हुए थे, कैमरा छीनते थे। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, फ़ील्ड का था, साथ कोलीग था। रिसेंटली उसकी शादी हुई, शादी को भी महीना हुआ, तो इवेंट खत्म करके घर जा रहा था, तो घर पे अभी पहुँचा ही है, तो कैमरा छीना और उसको फायर मार दिया और वो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, मार ही दिया उसको। डेथ हो गई उसकी। तो आई वाज़ के यार
गलत हुआ। तो तो उसके अलावा हम लोगों ने, हमारी फोटोग्राफर एसोसिएशन ने उसके ऊपर काम किया, हमने बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशंस डाली, तो ये है कि अभी कंट्रोल में है मामला। अच्छा, अच्छा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएँ कि एक लेट्स सपोज़ 45 मिनट का एक सीरियल शूट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता होगा? वेल, बात वही जो आगे मेरी आपके साथ तो बात हो रही थी। देखिए, सीरियल 40 मिनट का लोगों को हमने देना है। उसके उसके बाद हमारी कितनी उस पे मेहनत हो रही है ये कहेंगे जब एग्ज़ैक्टली। ठीक है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि आप कोई सीरियल देख रहे होंगे ना, आप फ़ौरन से बोलेंगे यार ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका नज़रिया ठीक है, पर आप ये देखें कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। आप एक छोटी-सी गलती की वजह से वो मेहनत तो नहीं ना डिस्ट्रॉय करें। हाँ, ये बात तो है। तो वेल, ऑलमोस्ट एक सीरियल को अगर आप पूरा एक 30 से 40 एपिसोड का ड्रामा देखते हैं, तो उनमें कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि एक फर्स्ट किस्त आपकी 40 मिनट की आई है, तो दूसरी भी 40 की आएगी, दूसरी 45 की भी आ सकती है, 50 भी हो सकता है। दूसरी 50 भी हो सकती है, दूसरी 38 मिनट्स की भी हो सकती है। तो क्या होता है कि उसमें पूरा अगर सीक्वेंस लेके चले तो एक मेरा ख्याल है कि एक सीक्वेंस जो है या एक एपिसोड जो है आपका ना करते हुए 2 से 3 दिन ले लेता। तो अगर पूरे में चलते हैं तो 12-13 महीने, 2 साल भी लग जाते हैं ईज़िली। ईज़िली। अच्छा, तो एक सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए आपने बताया कि 12 से 13 महीने रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो एडिटर्स का कितना काम होता होगा? यार वेल फ़हद, क्या होता है कि एक एडिटर ये काम नहीं कर रहा होता। ओके। इसमें ना बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। कोई आपका जो है वीएफएक्स पे काम कर रहा होता है, कोई सीजी पे काम कर रहा होता है, कोई कलर ग्रेड कर रहा होता है, कोई क्लिप की सीक्वेंसिंग कर रहा होता है, उनको सीक्वेंस कर रहा होता है। तो एक एडिटर का काम नहीं होता इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना। तो इसमें मल्टीपल्स एडिटर्स होते हैं। अच्छा, वीएफएक्स के बारे में क्या कहेंगे आप? वीएफएक्स जैसे अभी चल रहा है, तो आपको लगता है कहीं न कहीं एआई इसको रिप्लेस कर सकती है? यार एआई हाँ, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। पर कहने का मकसद ये है कि वीएफएक्स की अगर आप बात करते हैं ना, तो वीएफएक्स एक अपने ही दुनिया है। वो एक मीडिया के अंदर एक एक लैदा से ही दुनिया है, ठीक है? उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वीएफएक्स के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि यार आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ हवा में हैं, बंदे हवा में चल रहे हैं और मतलब एकदम से ही उसको कुछ भी हुआ है तो वो कोलैप्स सा हो गया है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल हैं, वो वीएफएक्स और सीजी का काम है। पर लोग वीएफएक्स और सीजी को इसलिए यूज़ करते हैं कि नुकसान कम हो। आप समझ ओके, रहे हैं मेरी बात को, मैं नुकसान मैं समझी। किस वे में बात कर रहा हूँ। अब एक एक फाइटिंग सीक्वेंस है, मैंने बस उड़ानी है, तो वो मैं बंदा बिठा के तो बस नहीं उड़ाऊँगा ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे। डेफिनिटली मैं वीएफएक्स का यूज़ करूँगा। तो वीएफएक्स बेसिकली अगर मैं इसको आसान कर दूँ तो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन है, राइट? तो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जितना भी चीज़ें शूट हो रही हैं, अब वो जैसे आपने क्या उसे कहते हैं, आपने देखी होगी टाइटैनिक मूवी। तो टाइटैनिक मूवी टोटल ग्रीन स्क्रीन पे है ना, अब वो जाके उसी ओशन में जाके वो दोबारा से शूट तो नहीं ना कर सकते। वो दोबारा से बंदे उसी पानी में के अंदर ठंडे में तो फेंक तो नहीं ना सकते। मतलब गिरेंगे भी तो कितनी दफ़ा गिरेंगे? कितनी दफ़ा गिरेंगे और आपकी शिप वो इतनी बड़ी, मतलब वन टेक का तो गेम नहीं है ना। वन टेक का गेम कितनी था। दफ़ा वो आपकी शिप को 2 हिस्सों में तोड़ के उसको फ्लैट करवाएँगे पानी। सो ये सारी चीज़ें सीजी और वीएफएक्स मतलब ये जो है आपके छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी इतना बड़ा करके और इतना उसको पावरफुल दिखा सकते हैं एग्ज़ैक्टली वीएफएक्स के ज़रिए। ऐसे ही वीएफएक्स। तो वीएफएक्स के लिए पूरी एक स्पेशल टीम होती है या एक जो डिज़ाइन आपका एडिटर होता है, वो ही इसके ऊपर काम नहीं, कर नहीं, सकता नहीं, है? नहीं, इसकी पूरी टीम होती है। इसकी अच्छा, वीएफएक्स के एडिटर्स भी जो हैं वो अलग होते हैं। ओके। वो आएँगे, वो आपको मार्किंग करके देंगे, आपके पॉइंट्स मार्किंग करेंगे, प्लस के निशान लगा के देंगे आपको कि मतलब मुझे ऑब्जेक्ट इसी हिस्से में चाहिए। मैं अगर आप वीएफएक्स की बात करें तो वो आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली, राइट। तो उसमें आपने देखा है कि वो मतलब कितने बंदों के साथ लड़ रहा है, वो बैल के साथ लड़ रहा है। तो रियल लाइफ में तो आप नहीं कर सकते ना, हुँ। इतने बड़े बैल के साथ आप नहीं लड़ सकते। और दूसरी चीज़ ये है, रियल लाइफ में देखा आपने वो बंदे कट रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो मतलब रियल लाइफ में तो नहीं आप इतना दिखा सकते। तो वो अक्सर मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस है, कहीं न कहीं डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें। मतलब वो जो ग्रीन स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं, वो उनका एक स्पेसिफिक एक मकसद होता है, राइट? यस, वो उनका मकसद होता है, वो बेसिकली एडिटर मार्किंग करके देता है। मार्किंग से मुराद ये है कि उस मार्किंग के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो मैं दूसरे मार्किंग पे, अब मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ फ़हद आप इधर खड़े हो, ये आपका मार्किंग है, आप यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं आपके कंधे पे लाके कोई ना कोई चीज़ ला के रख रहा हूँ, ठीक है? अगर आप वो हटेंगे तो उस चीज़ की मार्किंग हट जाएगी। मतलब जैसे ट्रैक मोशन एक कह सकते हैं उसको। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, मोशन ट्रैकिंग वो हो सकती है।
और इसके अलावा अगर कुछ चीज़ हो रही होती है, शूट हो रही होती है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूँ, यार वो आरआर मूवी की, आरआर। वो जो साउथ इंडियन मूवी, उसकी मिसाल दूँ, उसमें एक सीक्वेंस है जब वो क्या होता है, जब वो बच्चा समुंदर के अंदर होता है, वो नाव में होता है, कश्ती में होता है, तो ऊपर से ट्रेन उसके ऊपर गिरती है, तो वो जो है जूनियर एनटीआर साहब जो है, वो उसको फ्लाई करके लेके जाते हैं। तो वो मार्किंग है। आपने उसके अगर बीटीएस देखे ना, वो मार्किंग है। अगर वो ट्रेन उस पॉइंट पे नहीं गिरती, तो ट्रेन ट्रेन बच्चे के ऊपर भी आ सकती थी। तो अगर तो अगर वो अगर अगर वो अपनी साइड से हिलती, तो वो बच्चे पे आ जाती, तो बच्चा तो छुप गया ना आपका। होता उसको कुछ नहीं, क्योंकि वो वीएफएक्स है, पर वो बच्चा आपका छुप गया। तो इसलिए मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, अब लेकिन इसमें मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ग्रीन ही कपड़ा क्यों? नहीं, ये ग्रीन नहीं है। हर जगह तो ग्रीन ही देखा है मैंने। आप ब्लू भी देख सकते हैं, अच्छा, इसमें ब्लू भी यूज़ होता है। तो इसमें मतलब जैसे ब्लू कपड़ा तो यूज़ कर रहे हैं, अब लेट्स सपोज़ कि मेरे अगर बैग पे ब्लू कपड़ा हो और मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हो, तो इसमें भी क्या कंडीशंस होती होंगी? देखिए, वेल जब जब ये चीज़ें हो रही होती है ना, तो आपको पहले से ही गाइड किया जाता है कि ये कपड़ा, और आप जैसे कपड़े कि की बात कोट कर रहे हैं, इसमें कपड़ा ज़रूरी नहीं कि कपड़ा ही लगे, इनमें इसमें कैनवस यूज़ हो सकता है, इसमें पेंट यूज़ हो सकता है, ओके, इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं। मतलब बेसिकली ग्रीन ग्रीन स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि ग्रीन कलर का बैकग्राउंड। अगर अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको क्रोमा के शूट के लिए कॉल की कि फ़ाहद क्रोमा पे शूट है, आपने आना है, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि फ़ाहद आपने ग्रीन नहीं पहन के आना, या ओके, आपने राइट, क्रोमा के कलर का कपड़ा नहीं पहन के आना, तो ओके। वो तो कोऑर्डिनेशन है ना। मतलब कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फिर जो वियर करना है उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसलिए राइट? चेंज करता हूँ। ठीक, ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने। और ये अच्छा मुझे बताएँ, एक एडिटर का कितना रोल है इस पूरी एडिटिंग में? यार देखिए, आप आपने बना के दे दी, डीओपीज़ ने, डायरेक्टर्स ने बना के दे दी। जान तो एडिटर डालता है ना, सॉरी, जान तो एडिटर डालता है ना। एडिटर उसमें क्या-क्या इफ़ेक्ट्स डाल रहा है। अब आपने देखा है कि एकदम से एक चीज़ आई, सडनली वो ब्लैकआउट हो गई। उसके बाद फिर से फ़ौरन इफ़ेक्ट के साथ वो विज़िबल हो गई। तो ये सारी चीज़ें एडिटर की, मूवी डीओपीज़, डायरेक्टर्स का काम है शूट करके दे देना। ओके, उसमें जान डालना काम एडिटर का है। तो एडिटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल, तो यूँ कह लें कि पूरी मूवी की जान है। पूरी मूवी की जान है। तो वो मतलब आप यकीन करेंगे, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो नॉर्मल बंदे के ऊपर रिस्क लिया भी नहीं जाता एडिटर। नए ओके। एडिटर के ऊपर रिस्क लिया भी नहीं जाता। तो अच्छा, क्यों? अब मुझे ये बताएँ कि जैसे लेट्स सपोज़ कि मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ। वहाँ पर एक मूवी शूट होती है। अब उस मूवी के अंदर जो एक डायरेक्टर की जो पूरी टीम, वो पहले से सीक्वेंस होती है या उसको अलग से वो करते हैं सबको हायर? वेल ऐसा होता है कि फ़ाद वो कोई भी सिलेक्टेड नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं आज आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ, तो डेफ़िनेटली आप इसके होस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, तो ये आपकी टीम ही काम करेगी ना, इधर दूसरा-तीसरा बंदा तो आके काम नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है। अब राजामौली सर की टीम है, तो वो राजामौली सर की टीम अपनी है। उनमें ये थोड़ी होगा कि रोहित शेट्टी सर की टीम जो है वो जाए। हुँ, तो अपना-अपना क्रू होता है। अब मैं एक मूवी शूट कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं, मुझे जो मूवी चाहिए वो मुझे रोहित शेट्टी से चाहिए। तो मैं रोहित शेट्टी के साथ बात करूँगा, उनकी प्रोडक्शन हायर करूँगा कि यार सर ये मूवी है, ये स्क्रिप्ट है, आप इसको, और ये प्रॉब्लम है। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम है, इसको आप जो है कर दें। तो मैं तो ख़ैर उनको अपना मेंटोर मानता हूँ कि मैंने जितनी चीज़ें सीखी हैं, तो मैंने उनकी उनके बीटीएस से, उनके इंटरव्यूज़ से ही सीखी। तो मैं तो ऐज़ अ अपना टीचर और मेंटोर मेंटोर समझता हूँ। अच्छा, एक फ़ोटोग्राफ़र होते हुए मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक फ़ोटोग्राफ़र एक लोकेशन को किस नज़र से देखता है? यानी कि एक फ़ोटो में एक मोमेंट को कैप्चर करना, तो उसके लिए आपके थॉट्स क्या होती हैं कि एक सीन कहाँ से निकालना चाहिए, पिक्चर कहाँ से क्लिक करनी चाहिए? ऐसा है फ़हद कि आपको देखना पड़ता है। मतलब लोग कहते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र की आँख और इंसानी आँख में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो हमारा होता है कि कोशिश से कि यार ये चीज़ है, तो ये इतनी पुरानी क्यों है यहाँ पे? तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी तस्वीर बोले, और पिक्चर्स तस्वीरें बोलती हैं। ये आपने मुहावरा भी सुना होगा कि पिक्चर्स बोलती हैं, समझने वाला होना चाहिए। तो एक तस्वीर अपने आप को बताती है। ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो किस तरह से खींची। अब मैं आप ऐसे मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपकी एक पिक्चर खींच दूँगा तो आप क्या ही बोल रहे हो। पर यही अगर मैं आप इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहूँ, तो वो वही पिक्चर बहुत सारी चीज़ें बोलने लग जाएगी। तो ये है, पिक्चर्स बोलती है, पिक्चर्स बातें करती हैं। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अब कुछ टेक्निकल सवालात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्सपोज़र
प्लस फोकल लेंथ, उसके अलावा अगर हम देखें तो फोकस, शटर स्पीड, इन सब का क्या बैलेंस होता है एक पिक्चर क्लिक करने के लिए? देखें, फाद फोकल लेंथ की बात अगर करें, तो बेसिकली पहले हमें समझना चाहिए कि फोकल लेंथ होती क्या है, एग्जैक्टली। ठीक है? फोकल लेंथ बेसिकली होती है कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक ही चीज़ में हों, ठीक है? और एक ही टाइम पे दोनों का शूट हो रहा हो, तो उनकी जो क्या उसे कहते हैं, डिस्टेंस। एडजस्टमेंट है, उनकी जो स्टैंडिंग पोज़ीशंस हैं, वो हमें देखनी पड़ती हैं। कि मतलब अब ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप मेरे से पीछे होके नहीं खड़े हो सकते या आप मेरे से आगे होके नहीं खड़े हो सकते, ठीक है? क्यों? कैमरे का फोकल लेंथ डिस्टर्ब होगा, अगर आप थोड़ा-सा पीछे होंगे तो वो आप ब्लर हो जाएगी। तो बेसिकली पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बेसिकली फोकल लेंथ होती क्या। वो कैमरा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कह सकते हैं। कैमरा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो कह सकते हैं, पर 2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपस में क्या है? ओके। जैसे मैं और आप बैठे हुए ना, कैमरा अपने साइड पे रखा हुआ है ना, तो मैं अगर थोड़ा-सा भी पीछे होऊँगा फ़ाज़ मैं ब्लर हो जाऊँगा, आउट ऑफ फ्रेम। आउट ऑफ फ्रेम हो जाऊँगा। ओके। तो फोकल लेंथ पहले हमें समझनी है कि फोकल लेंथ होती क्या है। इसके अलावा आप आईएसओ की बात करते हैं, तो आईएसओ बेसिकली लाइट है ना आपकी, आपके हाथ में कंट्रोल है। इसी तरह अपर्चर है और आपने क्या जो बात की मैं सॉरी भूल गया। शटर स्पीड। शटर स्पीड बेसिकली कैमरे में होती है कि शटर्स कितने होते हैं। शटर स्पीड बेसिकली मैं अगर इसको शॉर्ट करूँ तो आपने नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने जब कैमरे से क्लिक किया ना तो आपको एक टक की आवाज़ आती है, राइट। तो वो आपका बेसिकली शटर होता है। एक कैमरे में स्पेसिफिक शटर्स होते हैं, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा शटर यूज़ हो जाते हैं वो कैमरा कैमरा पिक्चर्स तो खींचता है, पर पिक्चर्स की क्वालिटी को ठीक कर लो कर देता है बेसिकली। तो इसलिए शटर्स को देखना। अब लोग कहते हैं कि वीडियो में बाज़-औक़ात लोगों से मैंने सुना है कि वो जो है वीडियो में शटर नहीं यूज़ हो रहे थे, तो ऐसा नहीं होता, वीडियोज़ में भी शटर यूज़ हो रहे होते हैं। क्योंकि हम तो यही देख रहे होते हैं कि कैमरा का जो लेंस है वो स्टिल अपनी पोजीशन पे वीडियो के टाइम पे, ऐसा ही। तो हमें तो शायद यही लगता है कि वो शटर काउंट नहीं कर रहा होता। नहीं देखिए पिक्चर्स में भी कैमरे का लेंस अपनी जगह पे ही होता है। आपने कौन-सी पिक्चर में देखा है कि कैमरे का लेंस नहीं, लेकिन उसमें एक इस तरह से एक शटर की एक देखिए आपने आपने फ्रेम रेट की बात सुनी होगी कैमराज़ फ्रेम में, रेट। ठीक है? तो फ्रेम क्या है? बेसिकली शटर्स हैं, ठीक है? अब मैं आपकी पिक्चर क्लिक करता हूँ तो मेरा 1 फ्रेम जाएगा, ठीक है? अगर आप एक स्लो-मो वीडियो कर रहे हैं तो वो पर सेकंड 25 फ्रेम आपके गिराएगा, मतलब 1 सेकंड में आपके 25 शटर गए, ठीक है? नॉर्मल वीडियो में हम क्या करते हैं मोस्टली 50 फ्रेम या 60 फ्रेम पे शूट हो रही होती है, ठीक है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में आपके 50-60 फ्रेम गए। जाने। ज जाने हैं, हाँ, जाने। ये तो मैं नहीं ना कह रहा, ये तो मतलब जिन्होंने बनाया वो कह रहे हैं, प्रोफेसर लेवल के लोग ये चीज़ें कह रहे हैं। तो शटर्स जाते हैं, मैं इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि कोई बोले कि शटर नहीं जाते, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर शटर नहीं जाते, तो फिर फ्रेम्स क्या है? ओके। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताएँ, लेट्स सपोज़ कि एक प्रोफेशनल कैमरा है, लेकिन उसको यूज़ करने वाला बंदा प्रोफेशनल नहीं है, तो क्या प्रोड्यूस करके देगा वो? यार ये तो देखें मैं ना इसकी एक छोटी-सी मिसाल दें, आजकल आपने देखा होगा हर दूसरी गली में फ़ोटोग्राफ़र बैठा हो, हर दूसरी गली में फ़ोटोग्राफ़र बैठा। तो वो मैं पंजाबी में अक्सर कहता हूँ, मैं कहना हुण ते फ़ोटोग्राफ़र इन्ने हो गए ने, इट चुको ते फ़ोटोग्राफ़र है। हाँ। तो फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही फ़ोटोग्राफ़र्स हो गए। तो मतलब काम-वाम आता नहीं। अब मैं आपको रेट कोट कर रहा हूँ कि फ़हद मैं एक दिन पर डे जो है आपसे, पर डे भी वो स्पेसिफ़िक आवर्स का, वो मैं आपसे ना 8,000 10,000 चार्ज करूँगा, ठीक है? अब वही बंदा आपको ₹1000 में चार्ज करके दे रहा है। तो बाद में क्या करते हैं लोग, सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार साडियाँ ते तस्वीरां नहीं सही आईयां यार, इन्हें किधर दी। तो कैमरा कैमरे की गलती नहीं है इसमें, आपकी गलती है कि आपको आता है नहीं। अब मैं आपको एंगल्स का ही नहीं पता तो आप शॉट्स क्या लेंगे? एग्ज़ैक्ट। आपको पोर्ट्रेट का ही नहीं पता, आप कैसे शॉट्स लेंगे? आपको आपको पता ही नहीं है कि यार ये चीज़ येलो हो रही है तो मैं इसका इसका केल्विन कैसे कंट्रोल करूँ? आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप उसको नहीं ना क्या कर सकते, उसको नहीं कर सकते। तो इसमें अच्छा इक्विपमेंट रखना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ऐसा-ऐसा फ़ोटोग्राफ़र्स का नाम बताऊँ जो कि लोएस्ट इक्विपमेंट पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में बैठे हुए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसके अगेंस्ट चले जाएँ, यानी कि कैमरा आपके पास नॉर्मल हो लेकिन बंदा प्रोफेशनल हो, बंदा प्रोफ़ेशनल हो वो डेफ़िनेटली निकाल के देगा, उस कैमरे से भी आपको अच्छा रिज़ल्ट निकाल उस देगा। कैमरे से भी अच्छा निकाल के देगा। मैं एक बंदे को जानता हूँ, अमजद नाम है, मेरे उस्ताद हैं। तो बेसिकली वो इधर ही आपके ज़िया कॉलोनी में ही रहते हैं। तो वो बंदा टाइम के साथ अपडेट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा अपडेट। मुझे कहता है शिरोज़ मैं इसी पे रहूँगा। मैं कहता हूँ यार मैं उनको कभी-कभी कहता हूँ कि यार उस्ताद छोड़ दो यार, क्या बातें करते हो? उनके पास 610 है, निकॉन का 610 है।
और दुनिया वो जो है कैमरा, वो मिरर लेंस है। ओह सॉरी, मिरर लेंस कह रहा हूँ, फुल फ्रेम कैमरा है। तो ओके। आप ये देखें कि दुनिया अभी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। दुनिया अभी ज़ेड की सीरीज़ में पहुँची हुई है। दुनिया लेटेस्ट वो अभी भी क्या करते हैं, वो ऑक्टा सा लगाते हैं, गोल सी लाइट लगाते हैं, अभी भी ऊपर फ्लैश लगा के वो कहते हैं मेरे लिए ये ठीक है। पर वो काम आप यकीन करेंगे मैं उनकी टक्कर का काम भी नहीं कर पाता। तो इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब आपने बात की फुल फ्रेम और मिररलेस की, आप बता दें इन दोनों में डिफरेंस भी क्या है? यार, मैं अगर इसको देखूँ ना, तो फुल फ्रेम और मिरर लेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके। सिर्फ़ आपकी लाइटिंग का फ़र्क। लाइटिंग की थोड़ी-सी ना एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है। क्रॉप बॉडीज़ में थोड़ी-सी लाइटिंग जो है वो ज़्यादा मतलब यूज़ करनी पड़ती है। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएँ जो एडिटर्स होते हैं ये स्पेसिफिक कोई कोर्स वगैरह करते हैं या इसके अलावा काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ वहाँ से भी सीख सकते हैं? यार देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ाद इसमें। इसमें बिल्कुल कोर्सेज़ भी होते हैं, इसके कोर्सेज़ कराते भी हैं लोग। प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ भी होते हैं, प्रोफ़ेशनल एडिटर्स भी होते हैं। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग अपने ओन पे सीखते हैं, तो इसका वो मतलब नहीं कि वो नहीं काम करते। तो बेसिकली थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी हैं। आपको हाव-नाव होनी चाहिए चीज़ों की। आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट चीज़ें क्या एग्ज़िस्ट कर रही हैं आजकल के दौर में ना। तो बिल्कुल इसके कोर्सेज़ हैं। मैंने कोर्स नहीं किया कोई भी। मैंने जितना भी हुआ है, मैंने वो जीएफएक्स वाले मेंटर इमरान हैं इमरान भाई, तो उनसे मैंने सीखा। मेरी एक दफ़ा उनके साथ मुलाकात भी हुई हुई है। ऐसे ही होटल पे रैंडम मुलाकात हुई है। तो मतलब मैं उनसे सीखता हूँ। वो उनका 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 समझाने का तरीका, वो जिस तरह से एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत जल्दी आप बंदा पिक कर लेता है। तो अब आपके पास सॉफ्टवेयर एडिटर के बहुत ज़्यादा हैं। आप आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हैं, आप फिल्मोरा पे काम करते हैं, आप प्रीमियर पे काम कर रहे हैं, आप डिवेंची पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स अब आने लग गए। तो अब तो काम ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। मैं आपको कहूँ, अब 1 क्लिक, 1 माउस, 1 कीबोर्ड के साथ बस समेट दिया काम को। बहुत ज़्यादा समेट दिया। किसी दौर में क्या होता था, एक साइड पे वो आपका मिक्सर लगा होता था, एक साइड पे आपकी वो मशीन लगी होती थी, उधर से आना है। फिर पुराने ज़माने में क्या होता था, अब तो हम क्या करते हैं कि कोई गाना हमें चाहिए ना, किसी क्लाइंट ने बोला कि यार ये वाला गाना लगा, हम यूट्यूब पे गए, गाना डाउनलोड किया। पहले क्या होता था, रैम्बो सेंटर से जाके उसकी सीडीयाँ परचेज़ सीढ़ियाँ करते, निकालो, ऐसा ही है। तो फिर उसको डीवीडी में लगा के फिर वहाँ से गाने वो वहाँ फ़िल्म पे चढ़ाने के। तो अब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं ए, समेट दी। सिमट गई हैं अब बहुत ज़्यादा। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसा ही है। तो एनिमेशन जो है एक मूवी के अंदर यूज़ होती है आपके ख्याल से? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। बहुत सारी जगहों पे देखें आप, एनिमेशन एनिमेशन को बेसिकली आप क्या समझते हैं? मुझे पहले इस चीज़ का मतलब बात करें, फिर मैं आपको एनिमेशन की नहीं देखिए, एनिमेशन मेरी नज़र में ये है कि अगर लेट्स सपोज़ मैं एक पिक्चर उसको दे रहा हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ ये पिक्चर फ्लाई करके वापस आए, तो इस तरह इसको एनिमेट हम कर सकते हैं, मेरी नज़र में। आप अगर मूवी देखते हैं, एक चीज़ एनिमेट हो रही है, मतलब एक चीज़ अपनी जगह से मूवमेंट कर रही है। एनिमेट का बेसिकली मतलब तो यही है ना, एक चीज़ को मूवमेंट, एक चीज़ की मूवमेंट। मूवमेंट। तो एनिमेशन, अब मैं भाग रहा हूँ, अब मेरे पीछे शेर भाग रहा है। एक मूवी का सीक्वेंस है, वही दोबारा से मैं उसी मूवी की बात करूँ, ट्रिपल आर। आरआर, डबल आर। उसमें क्या होता है, वो उसकी फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा है, वो लड़ रहा है, शेर के साथ लड़ रहा है, शेर उसको मार, ये एनिमेशन है ना। अब काम तो आप मुझे काउंटर सवाल करने से पहले ही मैं आपको उसका जवाब दे दूँ, आप बोलेंगे तो ये तो वीएफएक्स में आता है। तो वीएफएक्स बेसिकली जो जो उसकी एडिट जो है, जिस चीज़ के ऊपर स्टैंड करती है, वो तो आपकी एनिमेशन है ना। ओके। तो ये सारी चीज़ें। तो आफ्टर इफेक्ट बेसिकली, आफ्टर इफेक्ट के अलावा डिवेंची जो है, वो भी जो है क्या उसे कहते हैं कि उसी पे काम कर रहा हूँ, एनिमेशन के लिए। एनिमेशन पे काम। अच्छा, इसके अलावा एक मूवी जैसे धोनी की मूवी देखें, तो उसके अंदर उसमें पूरा फेस चेंज करते हैं, तो वो भी वीएफएक्स है या उसके लिए मास्किंग वगैरह का यूज़ किया? ह ह आप उसके बीटीएस देखें ना, अगर आप एमएस धोनी की बात कर रहे हैं ना, एमएस धोनी जो उसकी लाइफ़ के ऊपर मूवी हो, उसमें उसके आप बीटीएस देखें। उसके बीटीएस में क्या है कि उसकी मार्किंग हुई है, उसके राइट, ऐसा ही है। प्लस के निशान लगे होंगे उसके फेस पे। तो वही जो आगे मैंने आपसे बात की है, तो वो रिमूव रिमूव हुई हैं चीज़ें। पर जो चीज़ें आप उसको कर सकते हैं, अब सारी फ़िल्म वो वीएफएक्स पे नहीं है, पूरी मूवी तो वो वीएफएक्स पे नहीं है। सिर्फ़ करैक्टर एक वीएफएक्स है। सिर्फ़ जो ग्राउंड के सीक्वेंस हैं, ओके। सिर्फ़ जो ग्राउंड के वो सीक्वेंस, जहाँ-जहाँ वो करैक्टर नज़र आ रहा है। जहाँ-जहाँ धोनी नज़र आ रहा है। ओके। अब धोनी, अब आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं कि धोनी तो हर जगह नज़र आ रहा है। धोनी तो अपने घर में भी है, धोनी धोनी तो वर्ल्ड कप में भी है। तो बेसिकली ग्राउंड का जितना भी सीक्वेंस था वो वीएफएक्स पे गया था। ओके। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो देखने वाले जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा एक मैसेज या ऐसा कोई पैगाम जो उनके लिए हेल्पफुल हो? किस वे में?
मतलब इसी फील्ड से रिलेटेड, मीडिया की फील्ड से रिलेटेड कोई अगर इंटरेस्टेड हो आने में, तो उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या किन-किन कोर्सेज़ को वो करके इस फील्ड में आ सकता है? पहले तो मैं फ़हद आपको ये बात करता चलूँ कि अब ना हमारी फ़ील्ड फ़ील्ड ना बहुत ज़्यादा ही क्या उसे कहते हैं मुश्किल होती जा रही है। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर दूसरी जगहों पे ऊपर कोई ना कोई फ़ोटोग्राफ़र बैठा हो। तो मेरा उनके लिए भी मैसेज है आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कि भाई पहले थोड़ा-सा सीख लो। किसी की मेमोरीज़ के साथ नहीं खेलो। थोड़ा-सा सीखो काम को, फिर जो है आगे काम करो। काम करने से मना नहीं है। आप कोई अच्छा मेंटोर देख लो। आप कोई अच्छा उस्ताद देख लो जिससे आप काम सीख मैं अभी भी कहता हूँ मतलब मेरे मेरे 2 उस्ताद हैं, ठीक है? मेरे एक आदिल भाई उस्ताद हैं। एक 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 पहले उस्ताद थे मेरे जिन्होंने मेरे कंधे पे कैमरा रखा है मतलब मुझे कैमरा पकड़ाया है, उस्ताद राजा। तो ये उस्ताद हैं, मैं इनको अभी भी नहीं भूलता। हालाँकि खुदा ने मुझे इनसे ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है, पर मैं अपने उस्तादों को नहीं भूलता। वो अक्सर भी कहीं फँसे हो ना मुझे कॉल करते हैं, "यार शिरोज़ ये चीज़ देख ले यार, ये तू कर सकता है।" तो उस्ताद होना ज़रूरी है। बिल्कुल। बात मैं फँसा होता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार ठीक है शिरोज़ ये तेरा काम हो जाएगा टेंशन गुरु होना ज़रूरी है। उस्ताद देखिए हर फ़ील्ड में उस्ताद होना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्ट। तो उस्ताद रखें, अपने आप में डेढ़ होशियार बन के किसी के काम को ये मेरे हाथों की तरफ देंगे इंटरफेयर ना करें। काम नहीं खराब करें। आपके हज़ार के चक्कर में अगला बंदा सारी ज़िंदगी रोता रहता है, तो थोड़ा-सा ख़्याल करें इस चीज़ के बारे में। और जो नए आने चाहते हैं वो? नया जो आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सीखें आप सीखें, आप उस्ताद रखें, आप सीखें। ये नहीं कि कैमरा लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम का आना इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप काम को सीखें। अब तो आपके लिए सबसे अच्छा फ़ाद मैं देखता हूँ मैं अक्सर चैट जीपीटी से पूछ लें। चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप आपको नहीं बता रहा, आप यूट्यूब से वीडियोज़ देखना शुरू कर दें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बीटीएस देखना शुरू कर दें। मुझे मतलब सर की मूवी आने से पहले जहाँ-जहाँ मैं सर यूज़ करूँ इसका मतलब है रोहित शेट्टी साहब। ओके। सर की मूवी आने से पहले उनकी मूवी से ज़्यादा मुझे इंतज़ार होता है उनके बीटीएस का। कि मतलब एक मूवी में क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नए आने वालों के लिए यही है कि सीख के फ़ील्ड में आएँगे ना, तो नाम बना पाएँगे। अच्छा, बीटीएस जो है वो मूवी से पहले रिलीज़ होता है या बाद में आता है? बीटीएस बाद में आता है, बीटीएस बाद में आता है। बीटीएस ट्रेलर पहले आता है। ट्रेलर पहले आता है मूवी ट्रेलर और टीज़र में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, तो इनके कोई नाम फ़र्क क्यों अलग नहीं। दिए गए? देखिए डिफरेंट है ना, अब ट्रेलर, टीज़र, प्रोमो, कमिंग सून क्या है? ओके। एक ही सब एक चीज़ है, चीज़ है। एक चीज़। अब कमिंग सून की आप बात कर रहे हैं, कमिंग सून क्या है? मतलब एक्सेंस चेंज है बात करने का, सेस चेंज है, इसी तरह ये ऐसा ही। जैसे शेड्यूल और स्केड्यूल। आप शेड्यूल भी बोल सकते हो, स्केड्यूल भी। हाँ, तो इस तरह से ये चीज़ एक ही है, राइट? एक ही है। ओके। वही बात है ना कि टाइम और वक़्त में क्या फ़र्क है? तो चीज़ एक ही है उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग अमेरिकन्स कुछ कहते हैं, पाकिस्तानी कुछ कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक जैसे डायरेक्टर है, तो मुझे बताएँ, अब उसने पूरी मूवी में से 2.5 घंटे की मूवी में से ट्रेलर निकालना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है उसका? पहले तो वो स्टोरी पढ़ेगा। अब अब स्टोरी में यार ये पिकअप लाइन है। ये मतलब टैगलाइन बन सकती है हमारी। ये सीक्वेंस अच्छा है। ये चीज़ें सस्पेंस क्रिएट कर सकती है, तो उन सारी चीज़ों को मिला के वो 2 से ढाई मिनट, 3 मिनट का एक ट्रेलर या एक टीज़र लॉन्च करने का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि लोगों के अंदर सस्पेंस क्रिएट हो। 2 से ढाई मिनट के अंदर एक मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। एक मैसेज भी देने की कोशिश करनी पड़ेगी ना बात हाँ। कि मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक मूवी शूट कर रहा हूँ, तो आप मुझसे सवाल करेंगे कि फिरोज़ मैं क्यों आपकी मूवी देखूँ? तो मैं आपको बात बोलूँगा ये टीज़र देखें, इस ये देखें। आप देखेंगे यार इसमें फाइट सीक्वेंस है, ठीक है? इसमें मैंने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, एंड में उसको गोली लगी है पर वो मरा नहीं। हाँ। ठीक है, मैंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया, पर वो आप सस्पेंस के चक्कर में आप पूरी मूवी देखेंगे। तो ट्रेलर और टीज़र बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें जान डालना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं सीरियल्स, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह हो गई, तो इसके अंदर मुझे ये बताएँ कि ये जो जितने भी एपिसोड्स होते हैं, ये वन टेक, मतलब एक ही दफ़ा शूट होके उसके बाद उनको सेपरेट किया जाता है या अलग-अलग टेक्स में शूट होते हैं ये? फत एक ना पूरी मूवी शूट हो रही होती है, पूरी मूवी पूरी सीक्वेंस वाइज़ शूट हो रही होती है। उसके अंदर से फिर हमारी मर्ज़ी है कि हमने क्या एपिसोड निकालने हैं, क्या मतलब निकालना है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि एक सीक्वेंस शूट कर लिया, एक सीक्वेंस 4 दिन बाद, 10 दिन बाद शूट हो। ऐसा नहीं, स्क्रिप्ट जो आती है ना हमारी, स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा ही काम हो रहा होता है और पूरी स्क्रिप्ट एक ही दफ़ा शूट होती है। उसके बाद फिर डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, वो निकालते हैं उसमें से कि ये एपिसोड हम निकाल दें। मतलब वो पूरी जो सीक्वेंस है उसमें से खुद सेपरेट करेंगे खुद सेपरेट करते हैं। और उसको कहाँ पे छोड़ना है? कहाँ पर छोड़ना है वो डायरेक्टर की मर्ज़ी होती है।
प्रोड्यूसर्स की मर्जी होती है, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के लिए उसको सस्पेंस की सस्पेंस क्रिएट हो जाए ना, वो ये सारी चीज़ें। चलिए बहुत शुक्रिया शेरोज़, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदावंद आपको इस काम में बरकत दे। और मैंने आपको लास्ट टाइम जब आपकी मेरी बात हुई तो मैंने आपसे अर्ज़ भी किया था कि फ़ाद मैं पूरी टीम लेके आना चाह रहा हूँ ना अपनी। तो वो आपने मुझे कहा कि शिरोज़ मेरा सेटअप छोटा नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे मतलब जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनको बहुत स्पेस देते हैं। मतलब मैंने तो ओपन इन्विटेशन रखा हुआ है कि जिसको जिस टाइम मर्ज़ी आना हो वो कॉल करे और वो आए, वो सीखना चाहता है, ज़बरदस्त। सीखे। हमारी जीएल टीवी का भी मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से बताता चलूँ, हमारी जीएल टीवी का भी यही एम है, यही टीम है कि अपने लोगों को ग्रो करवाना। तो और मैं बॉस का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे बॉस बेसिकली पास्टर शफ़कत साहब हैं, शफ़कत गिल साहब हैं। ओके। वो बेसिकली रिंग रोड से बिलॉन्ग करते हैं, गॉस्पेल लाइट हाउस मिनिस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन हैं। तो मैं उनका भी शुक्र करता हूँ कि शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके उनके दिल में और दिमाग में ये विज़न है अपनी कौम को लेके। वो बोझ रखते हैं अपने यंगस्टर्स को लेके। तो बस उन्हीं की लाइन पे हम भी चल रहे हैं। तो मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी करूँगा कि अगर किसी को एक्टिंग, किसी को क्या उसे कहते हैं सिंगिंग, किसी को मतलब मीडिया लाइन का काम सीखना है, कोई भी काम सीखना है, तो इस पॉडकास्ट कास्ट के नीचे जब ये रिलीज़ होगा तो आप कमेंट करें। तो यहाँ आप फ़ाद भाई से नंबर राब्ता शेयर करें। कर दूँगा मैं आपका। नहीं, नंबर नहीं मेरा शेयर करना। बाद में मैं तो हो जाऊँगा थोड़ा-सा। बाद आप फ़ाद भाई से राब्ता करें, बिल्कुल हम ज़रूर उनको मौका देंगे। फ़ाद भाई जो आपके प्लेटफ़ॉर्म से आएँगे हम उनको ज़रूर जो है एनकरेज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक़्त के लिए कि आपने हमें प्रोवाइड किया। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।